प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की इस सामान्य अध्ययन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज मूल अधिकार अध्याय 6 का दूसरे दिन की क्लास है। पहले दिन की क्लास में हम लोगों ने मूल अधिकारों का परिचय शुरू किया था और परिचय के क्रम में मूल अधिकारों की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। मैग्ना कार्टा से लेकर और भारतीय संविधान के निर्माण तक की प्रक्रिया और भारत के संविधान में मूल अधिकार के भाग को रखा जाना, यहां तक बातें हम लोगों ने क्लास 1 में सीख लिया था। अब इसके आगे दूसरी कक्षा में हम बात करेंगे मूल अधिकारों के बारे में आगे। अब बात यह होनी है कि हमारे संविधान के अंदर मूल अधिकार के बारे में कोई परिभाषा नहीं दी गई है, कोई डेफिनेशन तय नहीं किया गया है। फिर भी मूल अधिकारों को, उनके महत्व को, उनकी उपयोगिता को, उनकी अनिवार्यता को समझते हुए हम लोग मूल अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में इसे जानते हैं। तो मौलिक अधिकार है तो इसकी कुछ न कुछ परिभाषा हो सकती है। तो परिचय में ही बात करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान की। तो ब्रिटेन के संविधान में बिल ऑफ राइट्स यानी कोई इसकी परिभाषा तो देखेंगे। सबसे पहले यह है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार की कोई परिभाषा नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। ब्रिटेन में बात करें तो ब्रिटेन में क्या है? तो ब्रिटेन के संविधान में यहां पर जो बिल ऑफ राइट्स है, बिल ऑफ राइट्स कल पढ़ चुके हैं आप। यानी ब्रिटेन के संविधान में बिल ऑफ राइट्स को ही मूल अधिकार कहते हैं। ब्रिटेन के संविधान बिल ऑफ राइट्स मूल अधिकार कहलाता है। तो भारत के संविधान में मूल अधिकार, ब्रिटेन के संविधान में बिल ऑफ राइट्स ही मूल अधिकार है। अमेरिका और फ्रांस के संविधान में, अब जिन देशों की बात करना है, फ्रांस व अमेरिका के संविधान में, इन संविधान में मौलिक अधिकार की क्या स्थिति है? इन संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं, इन्हें प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक यानी नेचुरल, प्राकृतिक अधिकार हैं, अर्थात प्रकृति प्रदत्त हैं। मनुष्य होने के नाते, मानव होने के नाते जो अधिकार हैं,
नैसर्गिक अधिकार के रूप में फ्रांस और अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों की श्रेणी है। तो इसमें दो बातें कही है, एक तो प्राकृतिक अधिकार हैं और दूसरे अप्रतिदेय हैं। और अप्रतिदेय, अप्रतिदेय मतलब इनअलाइंड, इनअलाइंड है, ये इनअलाइनेबल है। इसको यहीं सम्मिलित करना, इन एलाइनेबल, यानी ये इनअलाइनेबल हैं, मतलब इन्हें रोका नहीं जा सकता, ये रोके नहीं जा सकते, कम नहीं किए जा सकते, मानव के अधिकार के रूप में इन्हें स्वीकार किया गया है। इस तरह से फ्रांस और अमेरिका के संविधान में इसे नेचुरल एंड इनएलाइनेबल कहा गया है, प्राकृतिक और अप्रतिदेय। अप्रतिदेय मतलब कि इन्हें रोक नहीं सकते, देना ही देना है। तो भारत में जो मूल अधिकार हैं वो संविधान प्रदत्त हैं, संविधान ने मूल अधिकारों को दिया है। मूल अधिकारों के बारे में एक परिभाषा तय की जा सकती है कि मूल अधिकार क्या है। भारत के संविधान में मूल अधिकारों को देखते हुए मूल अधिकार क्या हैं, तो हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार वे अधिकार हैं, यहां से शुरू करते हैं, चलिए। मूल अधिकार वे अधिकार हैं, कैसे अधिकार हैं, यानी वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए, जो व्यक्ति के जीवन के लिए, व्यक्ति का जो जीवन है यानी व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत तथा अपरिहार्य होने के कारण, मूलभूत कैसे हैं, मूलभूत तथा अपरिहार्य, अपरिहार्य मतलब जरूरी, अनिवार्य, अपरिहार्य होने के कारण, अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा, भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में हम लोग लिख रहे हैं, कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं। इस तरह से आपने एक परिभाषा गढ़ ली। सामान्यतया जो है व्यक्ति के इन अधिकारों, सामान्यतया एक और चीज यहां जोड़ लें, सामान्यतया, सामान्यतया व्यक्ति के, यानी व्यक्ति के इन अधिकारों, इन अधिकारों में राज्य कोई कटौती नहीं कर सकते। यानी राज्य इसमें कोई कटौती नहीं कर सकते। ये आपने देखा कि राज्य इसमें कटौती नहीं करेंगे, अर्थात तो आपने क्या जाना, मूल अधिकार क्या है, तो मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के लिए मूलभूत और नितांत अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा लोगों को प्रदान किए गए हैं। यहां ध्यान रखिएगा इस शब्द को, सामान्यतया, सामान्यतया राज्य इन अधिकारों में कोई कटौती नहीं कर सकता। सामान्यतया माने इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकता,
सामान्यतया नहीं करेगी, सामान्य कंडीशन में नहीं करेगा। अर्थात इसके पीछे ये है कि विशेष कोई परिस्थिति हो तो राज्य मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में यहां कहा गया कि सामान्यतया राज्य को भी वो अधिकार नहीं है कि वो मौलिक अधिकारों में कटौती करे। यहां डॉक्टर एस राधाकृष्णन का मूल अधिकार के बारे में एक लाइन बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि मूल अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है तथा सभ्य विश्व के साथ किए गए समझौते। तो यहां डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अनुसार मूल अधिकार, इनके अनुसार मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं, इनके अनुसार मूल अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा, मूल अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है, लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है। क्या है? एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के लिए, क्या चीज? सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। ये परिभाषा आप एस राधाकृष्णन के माध्यम से कह सकते कि मूल अधिकारों की महत्ता को डॉक्टर एस राधाकृष्णन के माध्यम से कि मूल अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। इसका मतलब यह है कि मूल अधिकार जो हैं वो मानव के सभ्य होने के प्रतीक, मानव सभ्य है इस बात के सबूत हैं कि मानव के पास मूल अधिकार प्राप्त है। अर्थात अगर मूल अधिकार नहीं है तो संभव है कि मानव सभ्य नहीं है। तो इस तरह के बातें जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा, और उस प्रकार से भी कि मूल अधिकार नितांत आवश्यक हैं मानव के विकास के लिए, मानव होने के लिए। एक मानव के लिए उन अधिकारों की आवश्यकता जिन अधिकारों के बिना एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, ये सभी के सभी मूल अधिकार ही कहे जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि मूल अधिकार कैसे अधिकार हैं, कितने आवश्यक अधिकार हैं। अब मूल अधिकारों के बारे में जो इसके महत्व हैं वो जान लें कि मूल अधिकारों के बारे में और क्या कहा जा सकता है। तो हम लोग इसे इस तरह से देखेंगे कि मूल अधिकार क्या क्या है, एक एक करके कुछ क्रम से हम लोग देखेंगे कि मूल अधिकार क्या क्या हैं। तो सबसे पहले ये अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं, यानी मूल अधिकार अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स के बिल ऑफ राइट्स
बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं। पहली बात आपने जानी कि मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं और अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं। कहां से लिए हैं? अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स से। दूसरी चीज ये है कि ये जो अधिकार हैं वह राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। मूल अधिकार और क्या है? राज्य के कृत्य के विरुद्ध, राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। क्या है ये? गारंटी है। तो मूल अधिकार क्या है? राज्य के विरुद्ध गारंटी, यानी राज्य जो एक शक्तिशाली संकल्पना है, अर्थात राज्य व्यक्ति के मूल अधिकार को छीन नहीं सकता। राज्य के विरुद्ध गारंटी है मूल अधिकार। हाँ, ये है कि ये अत्यंतिक नहीं है, गारंटी है, किंतु मूल अधिकार अत्यांतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि लोकहित में, राज्य हित में, समाज हित में राज्य यानी सरकार नागरिकों के मूल अधिकारों में निर्बंधन लगा सकता है, रोक लगा सकता है, अधिकारों को कम कर सकता है, न्यून कर सकता है। अमेरिका के संविधान में ऐसा नहीं है। अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार अत्यांतिक है, एब्सोल्यूट है, उन्हें घटाया नहीं जा सकता। लेकिन भारत में यह है कि अगर एक व्यक्ति के अधिकार के वजह से समाज का कोई नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, तो समाज की हानि को रोकते हुए व्यक्ति के मूल अधिकार को कम किया जा सकता है। अर्थात कोई व्यक्ति अगर गाड़ी चला रहा है, मान लीजिए गाड़ी चलाना उसका अधिकार है, लेकिन गाड़ी कहां कहां चलाएगा, कहां कहां नहीं चलाएगा, कहां उसकी स्पीड कितनी होगी, कहां उसे रुकना है, तमाम प्रकार के निर्बंधन, तमाम प्रकार के प्रतिबंध उसके ऊपर, चालक के ऊपर लगाए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना समाज हित में है, लोक हित में है, जनहित में है। तो राज्य क्या कर सकता है? राज्य ये कहा जाता है कि मूल अधिकार अत्यंतिक नहीं है, लोकहित में इस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो इस तरह से यह जानने के बाद राज्य को मूल अधिकारों पर राष्ट्रहित और लोकहित में, यानी इसी को अगले पॉइंट में, राज्य को मूल अधिकारों पर राष्ट्रहित और लोकहित, ये ध्यान रखेंगे कि जब राष्ट्रहित और लोकहित की बात आ जाएगी, राष्ट्रहित और लोकहित यानी राज्य को मूल अधिकारों पर राष्ट्रहित और लोकहित को ध्यान में रखते हुए
रखते हुए निर्बंधन लगाने का अधिकार है। यानी कि राज्य जो है नागरिक के अधिकार को कम कर सकती है, मूल अधिकार को। कब कब? राष्ट्रहित में और लोकहित में। तो इस तरह से आपने देखा कि राष्ट्रहित और लोकहित आने पर व्यक्ति के अधिकार कम किए जा सकते हैं। इसके अलावा और मूल अधिकारों के बारे में, मूल अधिकारों के बारे में अगली बात है कि सामान्य तौर पर मूल अधिकार जो हैं वह राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, लेकिन कुछ अधिकार राज्य के विरुद्ध नहीं बल्कि नागरिकों के विरुद्ध भी नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो सामान्यतया पुनः इस शब्द का हम लोगों ने प्रयोग किया कि सामान्यतया मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं। किसके विरुद्ध हैं? राज्य के विरुद्ध हैं। परंतु कुछ मूल अधिकार, सभी नहीं, कुछ मूल अधिकार नागरिकों के विरुद्ध हैं। नागरिकों के विरुद्ध हैं। जैसे कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों के विरुद्ध दिए गए हैं? कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध हैं, नागरिकों के विरुद्ध हैं। जैसे अनुच्छेद 15(2) यानी अनुच्छेद 15(2) की बात हो रही है। अनुच्छेद 15(2) एक ये 15(2) में क्या है? 15(2) में नागरिकों को, मतलब नागरिकों के विरुद्ध जो है अधिकार नागरिकों को प्रदान है, व्यक्तियों के विरुद्ध अधिकार नागरिकों के प्रदान है। 15(2) उसी तरह अनुच्छेद 17, इसी प्रकार अनुच्छेद 23 और 24, ये 4 अनुच्छेद ऐसे हैं जो व्यक्ति को व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। व्यक्ति को व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। असमानता का व्यवहार नहीं होगा। 17 के अनुसार छुआछूत से, लोग ही तो छुआछूत को मानते हैं, तो लोग ही, व्यक्तियों से ही दूसरे व्यक्ति को दिक्कत है। उसी प्रकार 23 और 24 जिसमें बलात् श्रम और बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाने से जो मनाही की गई है, ये सभी अधिकार आप जानेंगे व्यक्तियों को व्यक्तियों के विरुद्ध दिए गए हैं। तो एक बात कि अधिकार केवल राज्य के कृत्य के विरुद्ध गारंटी हैं, ये जरूरी नहीं है। यह अधिकार, मौलिक अधिकार व्यक्तियों के कृत्य के विरुद्ध भी दिए गए हैं। इसी प्रकार कुछ अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं। तो अगले पृष्ठ पर देखें, कितने नंबर तक बात हम लोगों ने कर लिया था? 4। अब नंबर 5, कुछ मूल अधिकार, सभी नहीं, कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं। केवल नागरिकों को प्राप्त हैं।
प्राप्त हैं। नागरिकों मतलब कि भारत का नागरिक है, कुछ अधिकार केवल नागरिक को प्राप्त हैं, सबको नहीं। तो कुछ अधिकार जो नागरिकों को प्राप्त हैं वो अनुच्छेद 15, 16 वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये इतने अनुच्छेद जो हैं ये केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं, नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकार हैं। कौन कौन? 15, 16, 19 और 29 तथा 30 इतने अधिकार। कुछ अधिकार जो हैं व्यक्तियों को प्राप्त हैं, कुछ अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त हैं। तो इतने अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, शेष अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त हैं, शेष अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त हैं। तो 5वें में आपने देखा। 6वें में देखेंगे कि आपातकाल के समय कुछ अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते। तो आपात के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21, ये दो अनुच्छेद हैं। 20 तथा 21 के सिवाय सभी को निलंबित कर सकते हैं। तो आपात के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष सभी अधिकार जितने भी अधिकार 20, 19, 20 के अलावा बचते हैं, सभी अधिकारों को छोड़कर से सभी अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। ये प्रावधान है अनुच्छेद 359 में। यानी ये चीज अनुच्छेद, इसका भी अनुच्छेद यहां हम नोट कर दे रहे हैं, अनुच्छेद 359 के अनुसार। यानी कि अगर आपातकाल है तो आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 ये दो अनुच्छेद ऐसे हैं कि इन्हें राष्ट्रपति आपातकाल में भी निलंबित नहीं कर सकते। यानी आपातकाल में भी ये दो अधिकार, जीवन के अधिकार जो हैं, ये दो अधिकार बचे रहेंगे। शेष सभी अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, शेष सभी अधिकार कुछ समय के लिए रोक लिए जाएंगे नागरिकों के। ये अनुच्छेद 359 के अनुसार ये अधिकार राष्ट्रपति को अर्थात राज्य को प्राप्त है। इसके अलावा मूल अधिकार के बारे में और कि मूल अधिकार दो प्रकार के हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार के। तो यहां देखते हैं हम लोग कि मूल अधिकारों की प्रकृति, इनकी प्रकृति कैसी है? तो इनकी प्रकृति जो है दो तरह की है। एक सकारात्मक प्रकृति है और एक प्रकृति इसकी है नकारात्मक। तो दो प्रकृति इसकी है, सकारात्मक प्रकृति के मूल अधिकार हैं और नकारात्मक प्रकृति के मूल अधिकार हैं। तो इनको भी यहां हम लोग कर लें कि नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रताएं 19 और 25 से 28
ये सकारात्मक प्रकृति के हैं। तो इसमें कौन से हैं? नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रताएं कौन सी स्वतंत्रताएं? ये हम लोग इसमें नोट करेंगे कि जो स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 19, 25 से 28 इतने अनुच्छेद आपने देखा सकारात्मक प्रकृति के हैं। कैसी प्रकृति के हैं? सकारात्मक प्रकृति के हैं। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25 से 28। इसके अलावा नकारात्मक मूल अधिकार जो हैं वो राज्य की शक्ति पर निर्बंधन के रूप में। नकारात्मक अधिकार तो केवल ये नोट कर लिया जाए, नकारात्मक में जो कौन से अधिकार आएंगे? तो ये आएंगे राज्य की शक्ति के, यानी राज्य की शक्ति पर निर्बंधन। जितने अधिकारों से राज्य की शक्ति पर निर्बंधन लगते हैं वो सभी इसमें आएंगे। निर्बंधन वाले अनुच्छेद, ये अनुच्छेद हम यहां नोट नहीं कर रहे हैं जगह के अभाव में, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि राज्य की शक्तियों पर कौन कौन से अधिकार निर्बंधन लगाते हैं। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि कुछ अधिकार व्यक्तियों पर निर्बंधन लगाते हैं, जैसे अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो इन चारों को छोड़कर से सभी राज्य की शक्ति पर निर्बंधन लगाते हैं। इसलिए इन चारों को छोड़कर से सभी अधिकार क्या हैं? नकारात्मक प्रकृति के अधिकार हैं। ये बात आप इसे समझ लेंगे कि नकारात्मक प्रकृति के अधिकार, जैसे 14, 15, 16, 21, 7, यानी थोड़ा सा जगह लेके लिखे 14, 15, 16, 21, ये सभी इसी में आएंगे। आदि सभी अधिकार इसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, केवल 15(2) को छोड़ दीजिए, 17 को छोड़ दीजिए, 23, 24 को छोड़ दीजिए। इस प्रकार मूल अधिकार के बारे में आपने एक चीज जाना कि मूल अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। तो मूल अधिकार के बारे में ये एक लाइन, इनके महत्व को। इसके आगे मूल अधिकार नंबरिंग कितना था? नंबरिंग 7 था। 7वें के बाद 8। 8वें में क्या है? 8वें में यह है कि मूल अधिकार जो है वो वाद योग्य हैं, न्यायालय द्वारा प्रवृत्त कराए जा सकते हैं। तो मूल अधिकार कैसे हैं? न्यायालय द्वारा प्रवृत्त कराए जा सकते हैं, प्रवृत्त लागू कराए जा सकते हैं। मतलब ये कि अगर नागरिक के या व्यक्ति के मूल अधिकार बाधित होते हैं तो व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कहां जाएगा? न्यायालय जाएगा। कहां जाएगा? न्यायालय जाएगा, कोर्ट जाएगा, क्योंकि ये वाद योग्य हैं, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा प्रदान कराए जाएंगे, लागू कराए जाएंगे, प्रवृत्त कराए जाएंगे। तो इसके अलावा न्यायालय द्वारा तो प्रवृत्त कराए जाएंगे, संसद साधारण विधि से इनमें कमी नहीं कर सकती। अगला, मूल अधिकारों
मूल अधिकारों को संसद साधारण विधि से, ध्यान रहे साधारण विधि यहां नोट करना है कि साधारण विधि से मूल अधिकारों को संसद साधारण विधि से कम नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? कम नहीं कर सकती। तो ध्यान रहे कि साधारण विधि से कम नहीं कर सकती, मतलब विशेष तरीके से कम कर सकती है। हाँ, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है संसद। तो इसे आगे बढ़कर लिखें, कर सकती है, किंतु, किंतु यहां किंतु परंतु आ गया, किंतु अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, किंतु अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करके, संविधान संशोधन करके, संविधान संशोधन करके मूल अधिकार, मूल अधिकारों को कम कर सकती है। तो हम लोगों ने कुछ बिंदु मूल अधिकारों के बारे में देखा कि मूल अधिकारों को कम कर सकती है। कैसे कर सकती है? संविधान संशोधन के माध्यम से कर सकती है। कैसे कर सकती है? संविधान संशोधन के माध्यम से कर सकती है। अब मूल अधिकार के बारे में एक और तथ्य हम लोग नोट कर लें। इस तरह से जरूरी तथ्य यहां सम्मिलित किए गए हैं कि मूल अधिकार, उनके महत्व क्या हैं। तो मूल अधिकार का अधित्यजन वेवर नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार, ये नोट कर लें कि मूल अधिकार अधित्यजन, अधित्यजन जिसको कहेंगे वेवर नहीं किए जा सकते, नहीं किया जा सकता। ये क्या है? यानी वेवर, अधित्यजन क्या है? त्यागा नहीं जा सकता, त्याग नहीं सकते। यानी मूल अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता, त्याग नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। तो मूल अधिकारों के बारे में आपने अभी देखा कि मूल अधिकार अधित्यजन नहीं है, इन्हें त्यागा नहीं जा सकता, इन्हें त्याग करके समाप्त नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार अमर टाइप के हैं। कैसे हैं? समाप्त नहीं कर सकते, यानी ये अमर की तरह से हैं, इन्हें अमरत्व प्राप्त है। तो अब तक हम लोग बात कर रहे थे कि मूल अधिकारों की विशेषता, मूल अधिकारों के महत्व क्या हैं। अब इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लें और रिवाइज करके आज की कक्षा को समाप्त करेंगे। तो आज की कक्षा रोकने से पहले इसको रिवाइज करते हैं कि एक परिचय में क्या है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार की कोई परिभाषा नहीं, कोई डिफिनीशन नहीं है। फिर भी हम मूल अधिकारों के महत्व को, उनकी अनिवार्यता को, उनके संविधान में होने के कारणों को ध्यान में रख करके कुछ परिभाषा बना सकते हैं। ब्रिटेन के संविधान में तो बिल ऑफ राइट्स ही मूल अधिकार है। फ्रांस और अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार को प्राकृतिक और अप्रतिदेय, नेचुरल और इनएलाइनेबल कहा गया है। यानी ये अप्रतिदेय हैं, इनएलाइनेबल हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता, ये वैसे के वैसे रहेंगे और ये प्राकृतिक हैं, ये जरूरी हैं, ये आवश्यक हैं, इन्हें रोका नहीं जा सकता, इनएलाइनेबल है। लेकिन भारत के संविधान में थोड़ा इसमें चेंज किया गया। भारत के संविधान को जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी संविधान के महत्व को तो जानेंगे कि भारत में इनएलाइनेबल नहीं है,
मूल अधिकार के बारे में अब यहां देखें कि मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत तथा अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो मूल अधिकारों की डिफिनीशन, मूल अधिकारों की परिभाषा दिया जा सकता है कि मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत तथा अपरिहार्य होने के कारण नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और सामान्यतया सामान्य परिस्थिति में व्यक्ति के इन अधिकारों में राज्य कोई कटौती नहीं कर सकता, क्योंकि ये अप्रतिदेय टाइप के हैं। राज्य इसमें कोई कटौती नहीं करेगा। हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अनुसार उन्होंने कहा कि मूल अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है। बड़ी ही उच्च बात कि मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार ऐसा वादा है जो सभ्य विश्व में उसका होना आवश्यक है। कहते हैं कि एक प्रतिज्ञा है तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। अर्थात डॉक्टर राधाकृष्णन कहना चाहते हैं कि सभ्य विश्व में मौलिक अधिकार नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। अर्थात बिना मौलिक अधिकारों के व्यक्ति को सभ्य कहना संभव नहीं है। अर्थात सभ्य विश्व में मौलिक अधिकार अत्यंत आवश्यक है। हमने जाना मौलिक अधिकार क्या है। अब मौलिक अधिकार के बारे में, मूल अधिकार के बारे में, उसके महत्व के बारे में हम लोग एक एक करके कुछ बिंदु देखेंगे। पहला बिंदु कि अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स जो है, अमेरिका के संविधान के अंदर जो नैसर्गिक अधिकार है, जो प्राकृतिक अधिकार है, जो अप्रतिदेय है, इनएलाइनेबल है, वही अधिकार भारत में मौलिक अधिकार है। वहीं से इसे लिया गया है, वहीं से ये प्रेरित है, वहीं से इसे लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। दूसरा, राज्य के कृत्य के विरुद्ध गारंटी है ये मूल अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है, कितनी खूबसूरत बात है कि राज्य के कृत्य के विरुद्ध गारंटी, मतलब राज्य कुछ भी करता है मौलिक अधिकारों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मौलिक अधिकारों को नहीं छीनेगा। संविधान इस बात की गारंटी देता है। किंतु मूल अधिकार अत्यांतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि राज्य किसी भी परिस्थिति में नहीं छीनेगा, नहीं। कुछ परिस्थिति ऐसी आ सकती है कि राज्य नागरिकों के मूल अधिकारों को छीन सकता है, कम कर सकता है, उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो हम आगे देखेंगे कि राज्य को मूल अधिकारों पर राष्ट्रहित और लोकहित में कब लगाएगा राज्य मूल अधिकारों पर प्रतिबंध? तो राष्ट्रहित में लगा सकता है, लोकहित में लगा सकता है, जनहित में लगा सकता है। इन हितों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए राज्य जो है नागरिकों के अधिकारों पर निर्बंधन लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है, रोक लगा सकता है। तो आपने देखा कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं नागरिकों के, वो एब्सोल्यूट नहीं हैं, अत्यांतिक नहीं हैं, मतलब अंतिम नहीं हैं। उन्हें भी कम किया जा सकता है, उन्हें भी रोका जा सकता है। यद्यपि अमेरिका के संविधान में ऐसा नहीं है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने इन परिस्थितियों को पहचाना, समझा और भारतीय परिवेश में उन्होंने कहा कि मूल अधिकार एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, अत्यांतिक नहीं हो सकते। अब आगे बढ़ते हैं। कहा गया कि सामान्य तौर पर तो मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं। मूल अधिकारों को बड़ा ठसक के साथ ये माना जाता है कि मूल अधिकार राज्य के कृत्य के विरुद्ध गारंटी हैं, राज्य के विरुद्ध हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं
जो व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध दिए गए हैं, व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध दिए गए हैं। तो जो मूल अधिकार नागरिकों के विरुद्ध दिए गए हैं, व्यक्तियों को व्यक्तियों के विरुद्ध दिए गए हैं, वो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और 24। ध्यान रहे, अभी इन अनुच्छेदों को हम आगे चल करके अभी ठीक से उन्हें अध्ययन करेंगे। फिलहाल ये हम लोग मूल अधिकारों के महत्व को समझते हुए ये यहाँ देखना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त हैं, व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त हैं। इसके आगे बढ़ें तो कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं, केवल नागरिकों को। कौन कौन से अधिकार हैं? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, केवल नागरिकों को। अर्थात गैर नागरिक, यहां ये नहीं कहा जा सकता कि व्यक्तियों को प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त हैं। तो नागरिकों को प्राप्त अधिकार 15, 16, 19, 29 और 30। इसके अलावा जो शेष अधिकार हैं वो व्यक्तियों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। उसके अलावा आपातकाल के समय नागरिक, राष्ट्रपति जो है नागरिकों के अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। तो कौन से अधिकार हैं जो आपातकाल में निलंबित हो जाते हैं और कौन से रह जाते हैं? तो आपात के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21, दो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर से सभी अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। यानी अगर आपातकाल है तो अनुच्छेद 359 के अनुसार अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर, दैहिक स्वतंत्रता को छोड़कर, जीवन की स्वतंत्रता को छोड़कर बाकी अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। कब? आपातकाल में, इमरजेंसी में। इसके अलावा मूल अधिकारों की प्रकृति, मूल अधिकारों की प्रकृति दो प्रकार की है। सकारात्मक भी मूल अधिकार हैं और नकारात्मक भी मूल अधिकार हैं। सकारात्मक मूल अधिकार कौन है? तो जो अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रताएं, ये सकारात्मक है। प्राप्त स्वतंत्रताएं जैसे 19, 25 से लेकर के 28, 25, 26, 27, 28, ये जो 5 अनुच्छेद हैं ये सकारात्मक प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। यानी मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो सकारात्मक प्रकृति के अनुच्छेद 19 और 25 से 28 हैं। तो नकारात्मक प्रकृति के तो वे सभी अधिकार हैं जो राज्य की शक्ति के विरुद्ध गारंटी होते हैं, जिसमें अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 16, 21 अन्य सभी अनुच्छेद जो उसमें नहीं हैं वो सभी के सभी नकारात्मक प्रकार के अधिकार हैं, चाहे वो व्यक्तियों के विरुद्ध गारंटी हो, चाहे वो राज्य के विरुद्ध गारंटी हो। इसके अलावा मूल अधिकारों के बारे में कि मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवृत्त कराए जाते हैं, न्यायालय द्वारा लागू कराए जाते हैं। अर्थात अगर नागरिक के या व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकारों के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ होती है, तो व्यक्ति कहाँ जाएगा? न्यायालय जाएगा, कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये न्यायालय जो हैं वो संविधान के मौलिक अधिकारों के रक्षक हैं, संविधान के रक्षक हैं, संरक्षक हैं। 9, अगला देखते हैं कि मूल अधिकारों को कहा गया कि संसद जो है वो साधारण विधि से कम नहीं कर सकती। यानी मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध गारंटी हैं, तो राज्य के विरुद्ध गारंटी हैं तो संसद साधारण विधि से मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती। अगर कम करना है, कम कर सकती है कब? तो अनुच्छेद 362 के तहत संविधान संशोधन करेगी और संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, उन्हें कम कर सकती है। तो साधारण विधि से नहीं,
संविधान संशोधन विधि से ऐसा किया जा सकता है। और अंत में मूल अधिकार जो है वो अधित्यजन नहीं है, वेवर नहीं है, यानी इन्हें त्यागा नहीं जा सकता। अधिकारों को ये नहीं कहा जा सकता खत्म हो गए, इनको त्याग दिया गया, हटा दिया गया। इस तरह की बात मौलिक अधिकारों के साथ संभव नहीं है। तो मौलिक अधिकारों के परिचय तक हम लोगों ने जाना। अब अगली कक्षा में हम लोग राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे और मूल अधिकारों के खंड में आने वाले अनुच्छेद 12 से 35 को क्रम से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।